सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि नया साल आ गया है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2022 आ गया है, तो हम सभी लोग यही दुआ करते हैं ईश्वर से कि जो भी हम लोगों का जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं। तो जैसा कि हमने कहा था कि 2 जनवरी से आप लोगों का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज ये पहला वीडियो है। आज है एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका वीडियो आज हम देखेंगे। इस चैप्टर्स का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो पहले जानते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए, सामान्य शब्दों में हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत के बारे में सूचनाएं। अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसको हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं? देखिए, हम इतिहास पढ़ते हैं अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। लोग क्या खाते थे, लोग कहाँ रहते थे, लोगों का मनोरंजन का साधन क्या था, वे लोग क्या क्या पहनते थे, व्यापार क्या करते थे, क्या वे आखेटक थे या फिर वे शासक थे या फिर वे पुरोहित थे, लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था, मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, इत्यादि के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हम इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम जानना चाहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था या फिर 1857 का जो क्रांति है वो क्यों हुआ था, उसके प्रमुख नेता कौन थे, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है कि लाखों वर्ष पहले लोग रहते कहाँ थे। देखिए, जब आदि मानव की उत्पत्ति हुआ था ना पृथ्वी पर, तब वे लोग घुमंतु किस्म के लोग थे। आदि मानव पहले घुमंतु थे, यानी कि घुमक्कड़ थे। वे लोग भोजन के तलाश में या फिर रहने के स्थान के तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। पहले उनका जीवन अस्थायी था, परंतु धीरे धीरे उन लोगों ने कृषि करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने शिकार करना शुरू किया। पहले वे लोग खाद्य संग्रहक थे, फिर बाद में वे शिकारी बने, फिर बाद में वे कृषि करने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनका विकास हुआ। तो लाखों वर्ष पहले जो आदि मानव थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। उस समय वे कुशल संग्रहक थे। तो जैसा कि हमने कहा कि जब आदि मानव का उद्भव हुआ था पृथ्वी पर, तब वे लोग भोजन पकाना नहीं जानते थे। तो वे लोग क्या करते थे, जैसे जमीन पर जो भी चीज़ पड़ा रहता था, जैसे पेड़ पौधे के फल या फिर फूल या फिर कंदमूल जो भी पड़ा रहता था, उनको उठा लेते थे, उनका संग्रहण करते थे और बाद में उसे खाते थे। तो सबसे पहले आदि मानव संग्रहक था। वे अपने भोजन को एकत्र करते थे, जड़ों, फल एवं जंगल के जो भी उत्पाद थे, यानी कि फल, फूल, कंदमूल आदि, उनको वो ग्रहण करते थे, खाते थे। बाद में वे शिकारी बने। देखिए, शिकारी कैसे बने? उन्होंने आदि मानव ने देखा कि एक जंतु दूसरे जंतु को मार रहा है, शिकार कर रहा है, तो इस तरीके से उसके मन में भी शिकार करने का विचार आया। तो इस तरीके से जो आदि मानव थे वे शिकारी बने। पहले वे खाद्य संग्रहक थे, पहले वे जो फूड है उसको कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। बाद में वे सब शिकारी बने। अब देखिए, पहले संग्रहक थे, बाद में शिकारी बने। अब उन्होंने धीरे धीरे कृषि करना शुरू कर दिया। अब कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है वो होता है पानी। तो पानी कहाँ से आएगा भाई? तो पानी आएगा नदियों से। इसीलिए जो आदि मानव थे वो नदियों के तट पर बसना शुरू कर गए। इसका एक और फायदा ये था कि जो नदियों का जो भूमि था वो उपजाऊ था, उसमें वे लोग आसानी से कृषि कर सकते थे। तो इसीलिए सबसे पहले आदि मानव जो है नदियों के तट पर बसना शुरू किए और वहीं से धीरे धीरे ग्राम का विकास हुआ, ग्रामों से नगर का विकास हुआ, नगर से जनपद बने, जन से महाजनपद बने, महाजनपद से आज तक का हम लोग का सफ़र तय किया। तो हाँ, तो कृषि सबसे पहले जो गेहूँ और जौ का उत्पादन था वो कहाँ किया था? सबसे पहले गेहूँ एवं जौ का उत्पादन सुलेमान एवं किरथर के पहाड़ियों में किया गया था। ये सुलेमान एवं किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं वे पाकिस्तान में हैं। अब पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। देखिए, जैसे जैसे आदि मानव के जीवन में स्थायित्व आया वैसे वैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। अब देखिए, पशुओं को पालतू बनाने का 2 फायदा है। एक तो पशुओं से दूध मिलता है, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गए। उसके बाद पशुओं से हम मांस भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मीट भी मिलता है। जैसे हम बकरी को खाते हैं या फिर जो भी मीट खाते हैं तो हम पशु से ही प्राप्त करते हैं। तो ठीक इसी के लिए आदि मानव जो थे वो पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए। जो कुत्ता था वो पहला पशु था जिसको कि आदि मानव ने पालतू बनाया था। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें ये लिखा गया है कि आदि मानव ने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया। परंतु कुत्ता पहला पशु था
जिसको कि आदि मानव ने पालतू बनाया था। अब देखिए आरंभिक नगर। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले आदि मानव का उत्पत्ति हुआ। पहले वे घुमंतु किस्म के लोग थे, पहले उनका जीवन अस्थायी था, फिर वे लोग खाद्य संग्रहक बने, फिर वे लोग शिकारी बने, शिकारी के बाद वे लोग कृषक बने, कृषि करना शुरू कर दिए। अब जो ही उन्होंने कृषि करना शुरू किया उन लोगों के जीवन में स्थायित्व आ गया। अब वे लोग बसने लगे। अब जो ही वो लोग बसने लगे तो ग्रामों का विकास हुआ, ग्रामों से नगरों का विकास हुआ, नगर से जन बने, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। इस तरीके से विकास शुरू हुआ। तो आरंभिक नगरों का विकास इसमें कहा गया है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो आरंभिक नगर है। तो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसके सहायक नदियों के तट पर हुआ था लगभग 4700 वर्ष पहले। लगभग 4700 वर्ष पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर थे वो वे आरंभिक नगर थे, और उन्हीं का विकास जो है वो सिंधु और सहायक नदियों के तट पर हुआ था। अब देखिए लगभग 2700 वर्ष पहले गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के आसपास किस राज्य का प्रादुर्भाव, किस राज्य का उत्कर्ष हुआ था। देखिए जो यहाँ पर जो बात हो रहा है वो बात हो रहा है महाजनपद काल का। तो गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के आसपास मगध महाजनपद का उत्कर्ष हुआ था। मगध वही शक्तिशाली राज्य था जिसके सम्राट अशोक थे। अशोक सम्राट महानतम सम्राटों में से एक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपका जो आरंभिक नगर है, आरंभिक नगर का दो भाग है। पहला भाग लगभग 4700 वर्ष पहले बसा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, और भी बहुत सारे हैं, परंतु मेन ये दो ही सिटीज़ हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो विकास हुआ था वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के तट पर हुआ था लगभग 4700 वर्ष पहले। फिर 2500 वर्ष पहले मगध महाजनपद यानी कि महाजनपदों का विकास हुआ था। मगध था, अंग था, कौशल था, वत्स था, अवंती थे, वैशाली थे, ये सारे महाजनपदों का विकास हुआ था तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। परंतु जो मगध महाजनपद बना और गंगा और सोन नदियों के पास आसपास का जो क्षेत्र था उसको मगध के नाम से जाना जाता था। जो और भी जो जनपद थे वे दूसरे नदियों के तट पर बसे थे, परंतु जो गंगा और उसके सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र में बसा हुआ था वो था मगध महाजनपद। ये सबसे शक्तिशाली जनपद था। अब इंडिया शब्द निकलकर कहाँ से आया? देखिए आज का जो भारत है वो शब्द निकलकर कहाँ से आया, भारत का नामकरण कैसे हुआ था? इंडिया शब्द इंडस से आया था, ठीक है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाले ईरानियों एवं यूनानियों ने सिंध को हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व यानी कि सिंधु नदी के पूर्व स्थित भूमि को इंडिया कहा। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। ये सब फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था? सबसे पहले जो चावल है वो विंध्य के उत्तर भाग में उगाया गया था। अब है कृषि का विकास सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? तो उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था। अब आता है अशोक का अभिलेख। अशोक सम्राट जो कि मगध महाजनपद का राजा था, मगध महाजनपद का सम्राट था, उनके बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। कुछ अभिलेख तो भारत में मिले हैं, कुछ अभिलेख भारत के बाहर यानी कि अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब जगहों पे मिले हैं। तो एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का बुक है, जो पहला चैप्टर है उसमें यही लिखा गया है कि अशोक का अभिलेख आधुनिक अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अशोक के इस अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अशोक के इस अभिलेख में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अब हम जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में। देखिए हमने पहले कहा पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर डिटेल में हम फिर बाद में पढ़ेंगे। देखिए नर्मदा नदी को हम रीवा के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा नदी को रीवा के नाम से जाना जाता है। अब नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ? नर्मदा नदी का जो उद्भव हुआ था वो अमरकंटक के निकट मैकाल पर्वत से हुआ था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक एक गांव है, वहाँ नर्मदा कुंड है, जगह है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी और अरब सागर में गिर जाती है। अब ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरे सबसे बड़ी नदी है। क्या पढ़ा? नर्मदा नदी का नाम रीवा भी है। नर्मदा नदी को हम रीवा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी।
यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब ये कहाँ से गुजरती है? देखिए, जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये प्रमुख 3 जगह है जहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है। अब देखिए नर्मदा नदी के कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं कोलार, शक्कर, दूधी, तावा, हिरन और सांग। ये सभी नर्मदा नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यही सब आज के लिए इतना ही। इसमें एमसीक्यू नहीं है। देखिए, जब हम कल जो नया चैप्टर शुरू करेंगे हिस्ट्री का, एनसीईआरटी क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है, उसमें हम आज का जो चैप्टर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए आराम से, और ये बस ध्यान में रखिए कि हमें पढ़ना है, हमें सफलता पाना है। तो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, थैंक यू।